Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry chapter number 5 FLP2 paper. There are total 31 questions in this paper. 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. That is full board pattern. So multiple choice questions. इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टेक्निक ये है कि जब आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आप दो जो सबसे ज़्यादा अनरिलेटेड ऑप्शंस हैं उन दोनों को पहले स्किप करें, जो आपको लगता है कि बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उससे रिलेट ही नहीं करते, उन दोनों को आप स्किप करें। फिर आपके पास जो 2 ऑप्शंस बचते हैं उनमें से यू विल सिलेक्ट कि कौन सा इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट से क्लोजली रिलेटेड है, उसको आप करेक्ट करें। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे, आपके मेनली एंड मोस्टली आपके आंसर जो हैं वो राइट आएंगे। सो फर्स्ट इज 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स। ओके, सो पास्कल्स में पूछा गया तो वैल्यू उसकी बहुत लार्ज होती है। सो आप सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गई और बी ऑप्शन भी, क्योंकि इसमें स्मॉल वैल्यू है तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। लेकिन ए और डी में से आप चूज़ कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज ए 101325 पास्कल। देन है द डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम इज़, इनमें से आप डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम बताएंगे। सो ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है सॉलिड्स की डेंसिटी वाले टॉपिक के अंदर। हेयर डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। क्या चीज़ बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ जाती है? तो इसमें से साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ जाए तो फिर तो डिफ्यूजन कम हो जाती है, बिकॉज साइज ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, उनमें जगह कम होगी तो वो मूव इजीली नहीं कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह से फोर्सेस भी अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो डिफ्यूजन कम होती है, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल अपनी फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई डिफ्यूजन कम होगी। तो बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ओके, सो जब बी और सी इनकरेक्ट हैं, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज इज आल्सो इनकरेक्ट। ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़रा फास्ट हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए डिफ्यूजन भी ईजी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, रेड फास्फोरस इज, इनमें से रेड फास्फोरस क्या है? सो लेस रिएक्टिव, यस। नॉन पॉइजनस, यस। ब्रिटल, यस। यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, डी। तो आपने सारी ऑप्शंस पढ़ के आंसर लगाने, ये नहीं कि आप फर्स्ट देखेंगे लेस रिएक्टिव है और आप फर्स्ट को ही लगा लें। you must, even if you know the right answer, you must read the all options. Any one of them can be correct. Next, 250 degrees is a transition temperature of which element? इनमें से किसका है जी 250 ट्रांजिशन टेम्परेचर? ओके, तो आप एलोट्रोपी वाले टॉपिक में देखेंगे एयर 250 फास्फोरस का है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ का पूछा गया है, तो वी और पी वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में वी और टी को डिस्कस किया था, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। तो डी और ए आप सबसे पहले स्किप कर देंगे, आप सिर्फ बी और सी ऑप्शन पे गौर करेंगे। ओके, सो आपने देखा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ल्स लॉ में। सो ए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। गैस की डेंसिटी इनमें से कौन से यूनिट में की जाती है? सी, ग्राम पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इनमें से कौन सा है? टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बॉयल्स लॉ? ओके, लेट्स सी। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, रॉन्ग, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है व्हेन वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, यस, दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, यू मस्ट रीड ऑल ऑप्शंस। व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, दिस इज आल्सो राइट। सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड? इनमें से कौन सा अमॉर्फस है वो बताना है आपने।
सो ग्लूकोज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड भी क्रिस्टलाइन है क्योंकि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। डायमंड तो इतना बड़ा डायमंड होता है, वो तो सबको पता है कि वो क्रिस्टलाइन है, हार्ड है। ओनली गिलास इज द अमॉर्फस सॉलिड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। उसमें आप ए ऑप्शन तो निकाल दें, आप ये नहीं लगा सकते सॉलिड, बिकॉज सॉलिड की तो वो टाइप पूछ रहा है, तो सॉलिड उसका आंसर नहीं हो सकता। सो इसमें से बी और सी में से बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3D पैटर्न से मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए होते हैं, यानी कि खास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पाई जाती है क्रिस्टल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बैरोमीटर किसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है? नॉट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोथ आर रॉन्ग। प्रेशर के लिए होता है, तो आप बी और डी, सी और डी पे गौर कर सकते हैं। तो बेटा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के लिए नहीं होता है ये, ये लैब के प्रेशर के लिए नहीं होता, उसके लिए मैनोमीटर होता है। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे आपके पास लिखी गई हैं हेयर, दिस वी विल राइट दिस 2 लाइंस। वाइट फास्फोरस जो है बहुत रिएक्टिव है, पॉइजनस है और वैक्सी सॉलिड है, और ये 4 एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4। और जो रेड फास्फोरस है बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ये लेस रिएक्टिव है, नॉन पॉइजनस है, ब्रिटल है। नेक्स्ट है व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन यू विल राइट डेंसिटी द रेशियो ऑफ मास एंड डेंसिटी, यू विल राइट द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, एक्सप्लेनेशन में आप लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस देन द लिक्विड एंड सॉलिड, या आपके पास गैस वाले टॉपिक में एक्सप्लेन हुआ है दिस वन, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, कि गैस की डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि गैस का मास कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और गैस की डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर DM क्यूब, जबकि लिक्विड एंड सॉलिड्स की डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर CM क्यूब। एग्जाम्पल आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर और डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय रिजिडिटी। तो इस सॉलिड्स वाले टॉपिक के अंदर लास्ट में आता है थोड़ा सा ऊपर, हेयर रिजिडिटी, कि सॉलिड के पार्टिकल इतने क्लोज होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते, उनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं, दैट्स वाई हम कहते हैं वो रिजिड है इन नेचर। नेक्स्ट है व्हाट इज कंडेंसेशन। सो हेयर you can write the reverse of evaporation is called condensation in which a gas changes into liquid। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें आप कैसे करेंगे, आप यही वाली इक्वेशन लिखें लेकिन उल्टी करके लिखें, ठीक है। H2O गैस इस तरफ लिख दें, फिर एरो लगा के H2O लिक्विड उस तरफ लिख दें, ठीक है। यानी अगर गैस लिक्विड में चेंज हो देन इट वुड बी कॉल्ड कंडेंसेशन, और आगे आप ये वैल्यू तब मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन आ जाएगी, वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में है जी। फिर आप यहाँ से लिखेंगे
The stage when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called dynamic equilibrium. Okay, at that stage the number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back to the liquid. Okay, ये दो चीज़ें आप लिखें. एक तो आपके पास क्या होता है कि लिक्विड से वेपर्स में चेंज होने की और वेपर से लिक्विड में चेंज होने की, इन दोनों प्रोसेसेस की स्पीड बराबर हो जाती है, रेट बराबर हो जाता है. इसके अलावा इन मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम हो जाती है लिक्विड में और वेपर स्टेट में. और दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट, डिफाइन डिफ्यूजन एंड गिव एग्जांपल. So spontaneous mixture of gas, mixing up of gas molecule by random motion and collision to form a homogeneous mixture. और एग्जांपल आ जाएगी हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस. ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है कि गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं जब और इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उस दौरान वो खुद ही ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं कि पूरे कंटेनर जिसके अंदर गैस फिल है, पूरे कंटेनर में वो एक जैसे फैल जाएं, यूनिफॉर्मली फैल जाएं. ठीक है, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दें. होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंसिटी ऑफ गैस. सो अगेन जो आपने अभी डिस्कस किया अभी वही सारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस में. ओके, हियर सो उसमें आपके पास यूनिट भी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी, एग्जांपल भी आ जाएगी. नेक्स्ट, व्हाट इज पास्कल. हाउ मेनी पास्कल आर इक्वल टू 1 atm. ओके, सो पास्कल यूनिट है. सो ये आप लिखेंगे. प्रेशर हैज ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल. ओके, और हाउ मेनी पास्कल 1 atm आप लिखेंगे 1 atm इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल, ये लिखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज why is the density of gas is measured in gram per dm cube while that of liquid is measured gram in centimeter cube, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये यहाँ पर आपके पास लिखा गया और इसकी रीज़न आगे लिखी हुई है. उसकी वजह ये है कि सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में 1000 का फ़र्क है. डेसीमीटर क्यूब 1000 छोटा है एज़ कम्पेयर टू सेंटीमीटर क्यूब से. दैट मीन्स के गैसेस जो हैं वो 1000 टाइम हल्की होती हैं, डेंसिटी उनकी 1000 टाइम कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. इस वजह से उसका यूनिट ग्राम पर डीएम क्यूब है, जबकि लिक्विड एंड सॉलिड की डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सीएम क्यूब है. नेक्स्ट इज अ बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड. नो, बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड. नेक्स्ट, स्टेट वेदर एलोट्रोपी इज शोन बाय एलिमेंट और कंपाउंड बोथ. यू विल राइट एलोट्रोपी इज शोन ओनली बाय एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट, व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड. ओके, सो इसका आपके पास लिक्विड वाले टॉपिक में है. द डिफ्यूजन, ओके, यहाँ पे नहीं मेंशन है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ. यू विल राइट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड बिकॉज molecule of gases are far apart from each other and they have empty spaces, so they can more easily move from one place to another by random motion and collision. That's why rate of diffusion of gases are rapid than that of liquid. Okay, how can we measure blood pressure? Method लिखेंगे और represent कैसे करते हैं और फिर उनके types लिखेंगे. तो यहाँ पे आपके पास पिंक बॉक्स में ये मेंशन है. हेयर मेथड्स लिखेंगे कि ब्लड प्रेशर को प्रेशर गॉज से मेजर किया जाता है, यानी कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है और वो मर्करी मैनोमीटर हो सकता है या फिर कोई और डिवाइस हो सकती है. ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन क्या है 120/80 लिखते हैं. और इसमें से 2 टाइप्स हैं इसकी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. ठीक है, तो बस टाइप्स के आप बस नेम मेंशन कर दें. ये फर्स्ट टाइप है सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक जो है 1 और वो होता है 80. नेक्स्ट है विच वेरिएबल आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ. तो इसमें हमारे पास कौन सा केप्ट कांस्टेंट रखा जाता है? प्रेशर को केप्ट कांस्टेंट. प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट इज द बॉयल्स लॉ इज वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर. नो, बॉयल्स लॉ इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. अब इनके नेम पहले लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन एंड देन यू विल आल्सो ड्रॉ डायग्राम. वेयर इज दिस टॉपिक? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट
मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर गैस के बारे में बताएंगे, फिर लिक्विड, और फिर सॉलिड, और फिर ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल में क्या है, ऐसे हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। लाइक हेयर यू कैन सी बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो बिकॉज इनकी फोर्सेस बहुत वीक हैं, ठीक है, इसलिए दूर होते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर अगर देखें लिक्विड मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल जो है वो पास पास होते हैं, इनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, यही वजह है कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। इन्हें डिफ्यूज़ भी करते हैं, वेपोरेट भी करते हैं, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव मैनी प्रॉपर्टीज़। ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। थर्ड है सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो देखिए किस तरह अरेंज हुए हैं। ठीक है, टाइटली पैक होते हैं और ये बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इतने पास पास होते हैं कि ऐसे लगता है मूव भी नहीं कर सकते, इतने पास, इनमें स्पेस ही नहीं होती इनके दरमियान। तो ये तीनों का फ़र्क है। नेक्स्ट इज स्टेट बॉयस लॉ, गिव एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बॉयस लॉ। 1662 में उसने दिया था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसने ये कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। दैट मीन्स कि जब आप प्रेशर को V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा, और अगर आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाएं तो प्रेशर कम हो जाएगा। और ये सब कुछ तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओके, सो अगर आप डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो आपको के कांस्टेंट लगाना पड़ता है। के ओवर पी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप के को एक ही साइड पे रहने दें, कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दें और वेरिएबल्स को एक साइड पे, तो प्रेशर यहाँ डिवाइड हो रहा था उसके साथ जाएगा, इक्वल के उस साइड पे तो मल्टीप्लाई होगा, तो पी वी हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू पी वी। तो अगर एक ख़ास फर्ज करें कि गैस का इनिशियल प्रेशर P1 है और उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, जब आपने उसका प्रेशर चेंज करके P2 कर दिया और उसका वॉल्यूम चेंज होके V2 हो गया, फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को आपस में करेंगे तब भी वही के ही आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम कम होगा और वो मल्टीप्लाई होके फिर वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें के इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयस लॉ। उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने क्या किया था, 4 कंटेनर्स लिए थे, डायग्राम है, ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, 4 कंटेनर्स, पहले कंटेनर के अंदर उसने प्रेशर रखा है 2 ATM और ये इसका गैस का वॉल्यूम है 1 dm³। फिर उसने प्रेशर का वेट बढ़ा दिया, 4 ATM हो गया, तो वॉल्यूम उसका हाफ रह गया 0.5। फिर उसने अगेन मज़ीद प्रेशर बढ़ाया 6, तो वॉल्यूम मज़ीद हाफ हो गया 0.33। और जब उसने 8 ATM का वेट रखा तो वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया, बहुत कम जगह घेरी है गैस, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए हैं और वॉल्यूम हो गया 0.25 dm³। अब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 को साबित करने के लिए उसने इन सब के वॉल्यूम और प्रेशर्स को मल्टीप्लाई किया अलग अलग। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 0.5 से किया, इस तरह इन सबको मल्टीप्लाई किया तो सबका आंसर एक ही आया, कांस्टेंट 2। दैट मीन्स बॉयस लॉ इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय फ्रीजिंग पॉइंट्स। ये है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट के लिक्विड्स को कूल किया जाता है। जब लिक्विड्स को ठंडा किया जाता है तो ज़ाहिर है तभी वो फ्रीज़ होंगे ना, सॉलिड में चेंज होंगे। अच्छा, तो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जब इक्विलिब्रियम आता है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ लिक्विड वेपर में इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसी तरह बच्चे अगर सॉलिड और लिक्विड के अंदर हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो बच्चे जो जब लिक्विड को ठंडा किया जाए, ठीक है, तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि जब आप ठंडा करोगे दैट मीन्स कि आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो उसके जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा तेज़ तेज़ मूव नहीं कर रहे, तो उनके वेपर्स नहीं बन रहे। तो वेपर्स ही नहीं बन रहे तो वेपर प्रेशर भी उनका ज़ाहिर है नहीं आएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जब हम लिक्विड्स को कूल करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और सॉलिड्स का तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो बच्चे जब आप उसको ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बर्फ़ भी बन रहा है लिक्विड साथ साथ, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता होता उस बर्फ़ के यानी उस सॉलिड के फ्रीज़ हुई स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इतना कम प्रेशर हो जाएगा लिक्विड का जितना कि एक सॉलिड का होता है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। कि जिस स्पीड से लिक्विड के मॉलिक्यूल ठंडे होके आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी तरह से उसी स्पीड से आइस के मॉलिक्यूल, सॉलिड आइस के मॉलिक्यूल मेल्ट होके लिक्विड में भी चेंज हो रहे हैं। जब ये दोनों प्रोसेसेस की स्पीड इक्वल हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रीजिंग पॉइंट। और पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फिर आप ये बाकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और देन आप एग्जांपल देंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री। सो लास्ट इज़ अ गैस विद अ वॉल्यूम, न्यूमेरिकल है, आपने इसमें स्ट्रक्चर यानी गिवन रिक्वायर्ड लाजमी लिखना है, फिर फार्मूला, फिर सोल्यूशन एंड देन यूनिट। तो ये आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है V1, देन प्रेशर दिया हुआ है P1, देन वॉल्यूम, देन अगेन प्रेशर दिया हुआ है P2 और वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है V2। सो ये आपका न्यूमेरिकल है एग्जांपल वाला, तो यू कैन सी हियर आप फार्मूला लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 और आपको V2 कैलकुलेट करना है। तो P2 जो है वो जब आप इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, P1 V1 से डिवाइड हो जाएगा P2। फिर आप इसमें सारी वैल्यूज़ लिखेंगे तो यू विल गेट द आंसर 700 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू।